जी दीदी। सभी बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा का विषय है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और सबसे पहले हम गायत्री मंत्र के साथ अपनी कक्षा का हम शुरुआत करेंगे। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि अभी अमन भैया ने बताया कि मतलब मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूं, ताकि बिफोर अगर हम क्लास से पहले कौन क्लास ले रहा है उसके बारे में जान लेते हैं, तो इट हेल्प्स मोर इन रेजोनेटिंग विद द आपको रेजोनेट कर पाते हैं, जो आपका स्पीकर है उसके थॉट्स और आपके थॉट्स रेजोनेट कर पाते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी, मैं श्वेता सिंह हूँ, उमा सिंह दीदी जो यहाँ की रेगुलर आप देखते होंगे अटेंड करते हैं, उनकी बेटी हूँ। और मैंने अपना हाल फिलहाल में अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। और आज की कक्षा का मुझे लेने के लिए मुझे दिया गया है। तो आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बेसिकली मैं कुछ इस तरीके से जाऊंगी कि पहले मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्रीफ बताऊंगी कि कैसे मोटे मोटे तौर पे हमारी क्या एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है। फिर धीरे धीरे एक एक ऑर्गन की डीप में उनकी एक एक ऑर्गन का कैसे उनकी इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कुछ इस तरह की। फिर उसी साथ डिजीज प्रोसेस और उनका ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से हमारी क्लास चलेगी। तो सबसे पहले ये मुझे वो शेयर स्क्रीन करना है। जी दीदी, आप, हाँ, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। ये तो आपको स्लाइड दिख रही है भैया? जी। अच्छा। बिफोर जब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप पिछली क्लास में भी कई लोगों ने आपको बताया होगा कि हमारी जो बॉडी है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट एक सेल होता है। वो सेल्स जो है एक दूसरे के साथ जब वो सेल्स एक दूसरे के साथ मिलके फिर टिश्यू बनाते हैं। वो टिश्यूज फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम फिर हमारे पूरे बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरीके से एक हायरार्की में चलता रहता है हमारे बॉडी के सिस्टम। तो इट्स लाइक आप अगर जैसे कोई भी डिजीज प्रोसेस होता है या कुछ भी आपको अपनी बॉडी में चेंजेस लाना होता है, तो उसको आप पहले सेलुलर लेवल पे देखेंगे। सेलुलर लेवल पे आपका चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज आ सकता है। तो ये एक छोटी सी स्लाइड बस मैंने इस तरीके से डाल दी थी कि देर आर अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। और बोन जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो टू नॉट वो 206 पेयर्स है। मसल्स अराउंड 320 पेयर्स है। एंड हार्ट मसल्स है हमारी। और उसके बाद ये तो पूरी बॉडी के बारे में हुआ। एक सीएनएस के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगी। ये देर आर अबाउट 180 बिलियन न्यूरॉन्स। जैसे मैंने आपको अभी सेल के बारे में बताया कि दीज आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। उसी तरीके से हमारे ब्रेन के सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम हमारे जो और बॉडी के सेल्स हैं। और उनका बेसिक फंक्शनल यूनिट इज न्यूरॉन्स। और यही न्यूरॉन्स जो है फिर बाद में बहुत सारे अभी आगे जो स्लाइड्स में आपको बताएगी कि किस तरीके से ये कनेक्शंस बनाते हैं और कैसे हमारे बॉडी का वो बनाते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया, ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बताया जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम है, इसमें मेनली टू पार्ट्स हमें जो है जानने होते हैं। एक होता है जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सेल बॉडी है और एक एक्सॉन्स है। तो सेल बॉडी जो होता है इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये होता है। और एक्सॉन्स जो होते हैं इट इज इसमें इन सारी इंफॉर्मेशन को रिले करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एक्सॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। बाकी सारा काम जो है इंटरसेलुलर करेक्शन ये सब बनाना, ये हमारे सेल बॉडी का काम होता है। और इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि
मतलब जो न्यूरॉन्स हैं, ये अभी हम आगे वाली स्लाइड में ये देखेंगे कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में। तो जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं, इनके ऊपर एक लिपिड की शीथ बनी रहती है, माइलिन शीथ। ये हेल्प करती है जितना भी न्यूरो ट्रांसमिशन जो आपका होता है पूरी बॉडी में, तो ये हेल्प करती है टू ट्रांसफर दोज इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एंड सब्सिक्वेंटली आपकी पूरी बॉडी में। तो इसीलिए दे आर वाइट इन कलर, सो दे, और ये हमारी बॉडी का वाइट मैटर सब्स्टिट्यूट करती है। और ये जो सेल बॉडी है जहाँ पे सारे मेन फंक्शंस होते हैं, राइट फ्रॉम सिंथेसाइजिंग से सारे फंक्शन, वो हमारे ग्रे मैटर, दे डार्क इन कलर, तो वो हमारा ग्रे मैटर फॉर्म करती है। तो इसीलिए देखो, आपको ऐसे भी मतलब नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में आप जानते हैं जैसे कि ग्रे मैटर इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू व्हाइट मैटर, बोथ आर, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन ग्रे मैटर ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सेंस में हो जाता है कि जो भी मेजर इफेक्ट आता है सबसे पहले ग्रे मैटर पे ही आता है, तभी व्हाइट मैटर पे आता है। तो यूजुअली क्या होता है, ग्रे मैटर को भी हम लोग कभी कभी जो ब्रेन का मेनली फंक्शन बोलते हैं, इंटेलिजेंस वगैरह जो होता है, जिसका ग्रे मैटर ज्यादा होता है उनमें वो ज्यादा होता है कंपेयर टू पीपल जिनका कम या एवरेज होता है। तो ये अगर आपके बॉडी में ग्रे मैटर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, आईक्यू ये सब ज्यादा होगा। और ये ग्रे मैटर को, जैसा कि आप जानते हैं कि बर्थ के बाद यू कैनॉट फॉर्म न्यू न्यूरॉन्स, तो इसीलिए आप नहीं बना सकते। तो इसीलिए इसको अगर आपको मॉड्यूलेट करना है कि कैसे ग्रे मैटर को वो करना, कैसे ग्रे मैटर को रिलेट करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, न्यूरॉन्स आपकी इनहेरेंटली बन नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अगर मॉड्यूलेट करें तो उसका सबसे प्राणायाम, यौगिक क्रिया, इन सब से हम ग्रो मैटर को मॉड्यूलेट कर सकते हैं इवन आफ्टर आपके बर्थ के। तो ये एक चीज हो गई। देन आप अगर ब्रेन का कट सेक्शन लेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के बारे में बताया, तो ये जो डार्कर एरिया दिख रहा है ये आपका ग्रे मैटर है, और जो थोड़ा इनर, थोड़ा डीप इन द व्हाइट मैटर है, वो डीप इन द ब्रेन है, वो व्हाइट मैटर है। देन उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस, उसके बाद हम ब्रेन में हमारे जो सेंट्रल नर्वस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें उसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी जो ब्रेन से जो सिग्नल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है, वो पूरे बॉडी को सप्लाई करती है, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट बी एवरीवेयर, उसके उसके थ्रू सिग्नल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और वो पूरी बॉडी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं। ओके, और फिर उसके बाद ये तो एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया कि कैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो जो पेरिफेरल नर्वस है कि जैसे हमारे बॉडी में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक वॉलेंट्री होते हैं, एक इनवॉलेंट्री होते हैं। तो वॉलेंट्री वो मूवमेंट्स होते हैं जैसे खाना पीना, घूमना, मतलब वॉकिंग करना, ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं, है ना। तो इनको मतलब इट्स लाइक हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। पर जो हमारे ऑटोनोमिक कंट्रोल वाले फंक्शंस है, जैसे भूख, या फिर कब आप सोते जगते हैं, मेमोरी, ये सब जो आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री। इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये बॉडी के इनर मैकेनिज्म इनको मॉडिफाई करते हैं। हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं, या जो हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, ये सब मॉडिफाई करते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो इसमें इसके अगेन दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में यूज करते हैं, एंड पैरासिम्पैथेटिक को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में यूज करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसको हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे इनर बॉडी के थ्रू ही रेगुलेट होता है, बट जैसे कुछ यौगिक क्रियाएं होती है, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल,
आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या जो मेडिटेशन करते हैं, जैसे भ्रामरी हुआ, ये सब आपकी बॉडी पे बहुत कामिंग इफेक्ट डालती है, और ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे आपका सूर्य नमस्कार हुआ, ये सब थोड़ा सा विग्रस जो योग प्रक्रियाएं हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। और उसके बाद हमारे बॉडी के जैसे कंट्रोल सिस्टम है, हमारे बॉडी का मसल कंट्रोल सिस्टम, ये दो चीजों से मेनली इफेक्ट होता है। जैसे बाहर से जो भी सेंसरी इनपुट आता है, वो हमारे स्किन के थ्रू या फिर और भी बहुत सारे रिसेप्टर है हमारे बॉडी में, वो जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से सिर्फ ब्रेन, फिर ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, और फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे फिर से हमारे मसल्स में सेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो ब्रेन क्या हुआ है कि ब्रेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। जैसे आप अगर आज से करीब करीब मतलब कुछ सालों पहले की अगर आप लोगों के ब्रेन का स्टडी करेंगे, अभी के ब्रेन का स्टडी करेंगे, तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। तो उस एनाटॉमिक, तो इसीलिए हमने ब्रेन को डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑल्सो हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। दीज आर ऑल लैटिन टर्म्स। तो फोर ब्रेन जो हमारा जो ब्रेन होता है, ये इट फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ आवर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो इसके मेनली जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो हमारा होता है, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। और मिड ब्रेन मिड ब्रेन जो है हमारे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन में हमारे है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। तो बिफोर आई डिस्कस एक एक ब्रेन के पार्ट को, मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी कि ब्रेन दिखता कैसा है। जैसे हमारा ब्रेन आपने स्कल देखा होगा, तो उसमें स्कल के अंदर स्कल एक प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है ब्रेन को। और वो कुछ इस तरीके से, अगर आप स्कल को काट के देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन दिखता है। तो हमारा ब्रेन आप जानते हैं 2 हेमिस्फीयर्स में, 2 गोलार्ध में है, आधे आधे। तो ये दीज आर, और ये कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैल, कुछ इंटरसेलुलर कनेक्शंस होते हैं, उनके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। तो अगर आप ऊपर से, यानी कि अगर आप जस्ट ऊपर से अगर अपने ब्रेन को देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर आप साइड से देखते हैं अपने ब्रेन को, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे ब्रेन स्टेम मैंने बताया, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। सेरेब्रम जो कि जैसे फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम होता है। तो वो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेन, यही हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन है विच इज एसोसिएटेड विद अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन। और फिर ये कुछ पोस्टीरियर व्यू ऑफ ब्रेन देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देन ये बैक व्यू है, ये बेस ऑफ द ब्रेन। जैसे मैंने टॉप पे दिखाया, अब इसमें बेस से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके। देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग पार्ट के ब्रेन से अलग, जैसे ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर एक स्मेल को करता है, और एक ऑप्टिक एक विजन को करता है। तो इस तरीके से ये हमारा मीडियल व्यू ऑफ हमारा ब्रेन है, एक हेमिस्फीयर का। तो इसमें आप सारे पार्ट देख सकते हैं। कॉर्पस कैलोसम जो कि दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, सेरेब्रम है, थैलेमस जो मिड थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, और सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ ब्रेन के हार्मोन्स है। और फोर ब्रेन जो हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम ऑल्सो होता है। इसमें अगेन 2 लेयर्स होती हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो बाहर की तरफ होती है, मेडुला जो अंदर की तरफ होती है। उसमें ग्रे मैटर जो होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाता है, एंड सेंट्रल कोर जो होता है वो व्हाइट मैटर बनाता है। और इसका भी मेनली यही काम होता है, जितने भी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी होते हैं दे, और जितने भी सेंसरी इनपुट होते हैं, मोटर फंक्शंस होते हैं, ये सब सेरेब्रम ही करता है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जैसे बॉडी से जो सिग्नल्स आते हैं, बॉडी के जो पेरिफेरल साइड से जो सिग्नल्स आते हैं, वो सब थ्रू न्यूक्लियाई या बहुत सारे कनेक्शंस के थ्रू इसी पार्ट में जाते हैं, यहाँ से प्रोसेस होते हैं, और फिर उसके बाद वो जो ब्रेन प्रोसेस करता है वो फिर हमारे उन पार्ट्स को फिर से इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो इस तरीके से फंक्शन करता है। और हाँ, डिपेंडिंग इनके काम के ऊपर हमने जो सेरेब्रम के कौन सा, इतना बड़ा हमारा सेरेब्रम है तो उसको कौन सा जो लोब है कौन सा काम करता है, उसके हिसाब से हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है। तो मेनली 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो ये 4 लोग आपने शायद कभी सुने भी होंगे। तो फ्रंटल लोब जो होता है ना, ये सेरेब्रम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट फॉर्म करता है। तो इट इज मेनली कंसर्न्ड विद एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, थिंकिंग, प्लानिंग और इमोशंस एंड बिहेवियरल कंट्रोल। देन पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब जो होता है, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद हियरिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग। और ऑक्सीपिटल लोब आप ये विजुअल इनपुट से, विजुअल सेंसेस से अफेक्ट होता है। एंड पैराइटल लोब फिर से परसेप्शन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, इन सब से इन सब कंट्रोल करता है। जैसे थैलेमस एक इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है हमारे ब्रेन का। तो ये थैलेमस जो है, it mainly acts as a relay station between the cerebral cortex और हमारा rest of the body। हमारे पूरे बॉडी से जो सिग्नल्स जाते हैं in the form of chemicals and messages, ये जाकर के थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, वो वहां पे जाकर के कन्वे करते हैं वो मैसेज। फिर यहाँ से ये ब्रेन के अंदर ही बहुत सारे हिस्सों को अपना सेंसरी इनपुट देता है। ये डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इनपुट देता है, जो भी आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी से आया है। और ये उसके अलावा भी ब्रेन के पार्ट्स जैसे हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, उनको भी सेंसरी इनपुट देता है। तो ये कोऑर्डिनेशन में काफी हेल्प करता है, रिले स्टेशन है थैलेमस। और उसके बाद हाइपोथैलेमस, जस्ट थैलेमस के नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो हाइपोथैलेमस है। तो ये मेनली हमारा जो होता है कि कितना हम खाना खाते हैं, कितनी हमें भूख लगती है, कितनी प्यास लगती है, और हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइपोथैलेमस का, कि इट रिलीजेस रेगुलेटिंग हार्मोन्स। जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, मेजॉरिटी ऑफ द, वो हमारे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। वो जो पिट्यूटरी से हार्मोन्स होते हैं वही ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरीके से आगे के प्रोसेसिंग होगी। देन पिट्यूटरी ग्लैंड में आप जैसे पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे आप, कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है एनाटॉमिकली, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है,
और पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसमें वो एक बहुत ही मेजर पार्ट है, हमारे मेजर कंपोनेंट हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का। देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड्स पे इफेक्ट करते हैं। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देन जो हमारी औरतों में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो ओवरीज होता है, तो उसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का रेगुलेशन वगैरह सब एंटीरियर पिट्यूटरी से ही होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये इम्पोर्टेंस है, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। एक है वाटर बैलेंस जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन से होता है, और दूसरा है कि इट मेक्स कनेक्शंस विद हाइपोथैलेमस। तो इसकी वजह से एक तो इट कैन ऑल्टर द इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के फंक्शन को भी रेगुलेट कर सकता है। देन उसके बाद एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के केस में, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही सेक्रेट होता है। फिर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स है, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और थैलेमस। तो ये सब मेनली क्या होता है, अमाइगडाला इज मेनली कंसर्न, ये मेनली कंसर्न होता है फियर और एंगर। जैसे हम इसको एक सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जो फियरफुल मेमोरीज होती है उसको आसानी से याद कर लेते हैं, उसके लिए हमें बार बार रिपीटिशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अमिगडाला ही वो कंपोनेंट है जो हमारी उस फियरफुल मेमोरीज को इजीली रिमेम्बर करने के लिए हेल्प करता है। देन उसके बाद हिप्पोकैम्पस क्या होता है, ये सब ये रीसेंट मेमोरी से रिलेटेड होता है और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना होता है। जैसे आपके पास, आप किसी होटल में गए तो आपके पास वेटर आके बोलेगा कि आपको ग्रीट करेगा और आगे की बातें बोलेगा, तो आपको वो सब याद नहीं रहेगा, पर क्या खाना बनाना है, कितना पैसा देना है, ये याद रहेगा। तो ऐसे हम सब कुछ नहीं याद रख सकते हैं। तो ये चीज जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो हिप्पोकैम्पस डिसाइड करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी जब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे इंजरी हो जाती है हमारे हिप्पोकैम्पस को, तो हमारे मेमोरी फंक्शंस लॉस होने लगते हैं। कई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में भी जैसे आपने देखा होगा कि मेमोरी लॉस होता है। तो क्यों? बिकॉज वो हिप्पोकैम्पस सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता। उसके बाद मिड ब्रेन में आए तो मिड ब्रेन में मेनली ये सेरेब्रम के नीचे आता है, और ये इट इज मेनली हमारे जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो दे आर कंट्रोल्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, बट देर आर मेजॉरिटी, लेकिन कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो वो जो है वो मिड ब्रेन से रिफ्लेक्ट होते हैं, सॉरी मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। फिर ये हमारा हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक पॉन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो पॉन्स का लैटिन मीनिंग ब्रिज होता है, तो आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो और ये पॉन्स का मेन फंक्शन, जो चीफ फंक्शन है, वो है रेस्पिरेटरी। इसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना, डीप ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, या फिर कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाता है, ये सब इट इज ये सब ब्रीदिंग रेट क्या होगी, ये सब पॉन्स मेड्यूलेट करता है। और उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है, ये ब्रीदिंग, हार्ट रेट, सर्कुलेशन, बॉडी पोस्चर, इसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद सेरेबेलम में देखिए, ये अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है छोटा ब्रेन, कहते हैं, है ना। तो ये हमारे जो है ये हमारे ब्रेन की सबसे पोस्टीरियर पार्ट में होता है, और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है वो पोस्चर ऑफ बॉडी एंड बैलेंस ऑफ बॉडी को बनाना। इसीलिए इसके डिसऑर्डर्स में यूजुअली क्या होता है कि पर्सन ठीक से चल नहीं पाता है, या फिर जैसे उसका कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाता है उसके मूवमेंट में। तो ये सेरेबेलम का फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम मीडियल व्यू एक देख सकते हैं,
ये ब्रेन का, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे ब्रेन के पार्ट्स, ये हमारी कैडावरिक इमेज का एक वो है, क्रॉस सेक्शन है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये सेरेब्रम है, कॉर्पस कैलोसम है, थैलेमस है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और सारे उसके बाद ये हमारे ब्रेन का अभी तक का वो हुआ, डिस्कशन हुआ। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हाँ जब हम बात देखिए करते अमन जी, हाँ श्वेता दी, इसमें इंडिकेटर यूज कर सकती हो तो अच्छा रहेगा कहीं से, कि हम लोग पढ़ना पड़ता है कौन पार्ट कहाँ है, तो वैसे अच्छा रहेगा। एक चीज मैं ये बताना, एक चीज ये बताना चाहूंगी यहाँ पे। हम बिफोर वी डिस्कस एंडोक्राइन सिस्टम, तो उससे एक पहले ये बताना चाहूंगी कैसे हमारा फूड और हमारा नर्वस सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। तो मेनली फूड क्या होता है कि हमारे फूड में आप जानते होंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब हमारे बॉडी की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है ना। तो हाउ डज फूड, कैसे हमारे फूड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, कि ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स को चेंज करता है। तो इससे हमारे फिर जो है फाइनली हमारे बॉडी प्रोसेसेस अफेक्ट होते हैं, और हम उसके बाद हमारा जो भी चेंजेस आने होते हैं बॉडी में वो आते हैं। जैसे कि ये हमारे जो इंटेस्टाइन की नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, या फिर जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमेशा चलते रहते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके जो मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं वो आपकी किस तरीके का फूड ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ वो अगर चेंज करते हैं, हमारा फूड इंटेक चेंज होता है, वो मेटाबोलाइट्स चेंज होते हैं, तो आपके केमिकल प्रोसेसेस चेंज होंगे और इंटर्न पूरी बॉडी पे आपको वो इफेक्ट दिखेगा। और इसके बाद ये कुछ हार्मोन्स को किस तरीके से बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है वो भी इफेक्ट करता है फूड। तो उससे भी हमारे बॉडी में किस तरह कैसा इफेक्ट आने वाला है किसी भी चीज का, तो होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ डाइट के साथ साथ टेक्सचर, क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि फूड कैसे हमारे नर्वस सिस्टम या फिर हमारे अदर सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे और हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं कि जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड, इंसुलिन, ये सब वो हार्मोन्स हैं जो डाइट डिपेंडेंट होते हैं। आप सबको पता है हमारी बॉडी में एक बेसल मेटाबॉलिक रेट बनाने के लिए ग्लूकोज की बहुत जरूरत होती है। तो हमारा ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में जाता है तो उससे उसके बाद हमारा इंसुलिन स्पाइक आता है, क्योंकि इंसुलिन का मेनली फंक्शन ये होता है कि उस ग्लूकोज को सेल्स के लिए अवेलेबल बनाना, कि वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो वही अगर हमारा, तो इसीलिए जैसे ही हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक आता है, ताकि वो ग्लूकोज हमारे सेल में चले जाए। और फिर हम जब नहीं खाते हैं तो वो इंसुलिन नॉर्मल लेवल पे रहता है, बेसल लेवल पे रहता है। तो आ, इस तरीके से हमारे लिए डाइट डिपेंडेंट हार्मोन हो गया। क्योंकि अगर आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा आपका इंसुलिन, ज्यादा आप अपनी बॉडी को शुगर देंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंटली देंगे, तो ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा। अगर कम देते हैं और तो कम होगा। तो ये जो है बहुत ही एक मेजर बेसिस फॉर्म करता है बहुत सारी रिसर्च स्टडीज का, कि हम कितना फ्रीक्वेंटली खाना ले, कब ले। क्योंकि हर समय इंसुलिन स्पाइक आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। कभी सही समय पे सही इंसुलिन स्पाइक जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करने में, ऑप्टिमम फंक्शन में हेल्प करता है। और कुछ जो हम खाद्य पदार्थ के थ्रू जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस और इमोशंस दोनों को अफेक्ट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, कि प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के लिए, तो ये इम्प्रूव करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस को। और ये कुछ ऐसे जीन्स को भी रेगुलेट करते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और वहीं पे अगर हम देखेंगे, अगर हम डाइट कुछ सैचुरेटेड फैट डाइट ले रहे हैं, या फिर बहुत प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, ये सब क्या होता है, ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को डिक्लाइन कर देते हैं। क्योंकि ये मेनली ये दीज आर नॉट, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं।
तो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होने लगता है। कॉग्निशन कॉग्निशन को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस को हम कॉग्निशन कहते हैं। और यही जो कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस जो है ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद एक और कंपोनेंट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसी की तरह से उसमें हमारे डोकोसाहेक्सोनिक एसिड होता है। वो सबसे ज्यादा जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, हमारे ब्रेन्स में जो सेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स में सबसे ज्यादा डोकोसाहेक्सोनिक एसिड पाया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी बॉडी इस फैटी एसिड को खुद से बना नहीं पाती है। हमें इसका मेन सोर्स ऑफ इनटेक हमारा डाइट ही होता है। तो हमें अपने डाइट में अगर हम ये एलिमेंट इंक्लूड करते हैं तो हमारे ब्रेन फंक्शंस वगैरह इंप्रूव होते हैं। तो मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुछ रिच डाइट्स बताना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे फिश हुआ, सी फूड हुआ, नट्स और सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वॉलनट्स, कुछ प्लांट ऑयल्स जैसे फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और फोर्टिफाइड फूड्स जैसे सर्टेन ब्रांड्स ऑफ एग्स, योगर्ट, जूस, ये सब है। और ये मेनली क्या होता है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड ये एक सेल सरफेस रिसेप्टर GPR 120 को बाइंड करते हैं, जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक टिश्यूज, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है ऑफ एडिपोसाइट्स एंड मसल्स। तो इस तरीके से ये हमारे ओबेसिटी में भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जहां तक बात करेंगे, एक आजकल जो सबसे बड़ा कह सकते हैं महामारी, वो है डिप्रेशन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो कैसे फूड इसको अफेक्ट करता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक वेगस नर्व है जो कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो ये जो वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो ये हमारी कॉग्निशन को इम्प्रूव करती है। तो अगर हम अपने एंजाइम्स जो हमारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, या हमारा जो फूड जो हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब हो रहा है उसको अगर हम ऑल्टर करते हैं, तो हम अपने वेगस नर्व के जो इनपुट्स है उसको ऑल्टर करते हैं, एंड इन टर्न हम अपने ब्रेन के फंक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं। इसीलिए हम किस तरीके का खाना खाते हैं और कितने उसमें न्यूट्रिएंट्स है, ये सब भी ऑल्टर करके हम इन सारी बीमारियों को फाइट कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ रिसर्च स्टडीज में कि जैसे कुछ लोगों को सीजर्स डिसऑर्डर होता है, तो वेगल नर्व हम मॉडिफाई करके हम इवन सीजर्स को रिवर्स कर सकते हैं। और लेप्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो एडिपोज टिश्यू में होता है। तो ये मेनली सिग्नल करता है ब्रेन को टू रिड्यूस एपेटाइट। और ये इवन हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी लेप्टिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सब तो लेप्टिन जो होता है मेनली हमारी जितना फूड इनटेक होना है और किस तरीके से हमारे एनर्जी ह्यूमोस्टैसिस होना है उसको कंट्रोल करता है। और ये जो डाइटरी फैक्टर्स में जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, ये सब क्या होता है कि हमारे ब्रेन प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, और ये सब जो होता है इन टर्न हमारे ओवरऑल कॉग्निशन को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये कुछ फूड से रिलेटेड हो गया। अब यौगिक क्रियाओं की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यौगिक क्रियाएं होती हैं वो हमारी सटल बॉडी को इफेक्ट करती है अलॉन्ग विथ आवर फिजिकल बॉडी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कुछ यौगिक क्रियाएं करते वक्त हमारे उसके साथ जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न होता है, इनसे हमारा वो एक पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम, एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं, जिनसे हमारा अगेन ब्रेन का फंक्शन हम ऑल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम इतना कुछ करने के बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में इसमें तो पॉइंटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसमें काफी इजी तरीके से दिखाया हुआ है। ये हमारा पीनियल ग्लैंड है, इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये मेनली इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। और
मेडिकल इंपॉर्टेंस इसका है कि ये मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करता है, और मेलाटोनिन जो होता है वो स्लीप वेक साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस ऑलरेडी मैंने बताया कि रेगुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, वो सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्ट करता है थ्रू हार्मोन्स कि जैसे जो भी हार्मोन्स मैंने दिखाए हैं, वो जो भी हार्मोनल ग्लैंड्स दिखाए हैं यहाँ पे, इन सब का फंक्शन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। तो और पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस करता है, उसके बाद बाकी सारे ऑर्गन्स ऐसे ही। तो इसीलिए अगर पिट्यूटरी में कोई इफेक्ट आता है तो आपकी बाकी सारे जो ऑर्गन्स है उनपे भी, बाकी सारे ग्लैंड्स पे भी इफेक्ट आता है, और फिर आपके बाकी सारे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट आता है। तो हम पीनियल ग्लैंड की बात करें तो इसको सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं, क्योंकि इसको सीट ऑफ द सोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे लोगों को देखते, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई दूसरी आत्मा आ गई है, या फिर हमें कोई ऊपर से कोई फोर्स गाइड कर रही है और हम लिख रहे हैं। ये सब के एक्सपीरियंस हमारे पीनियल ग्लैंड के थ्रू ही होते हैं। और ये हमारे बॉडी का, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि ऑक्सीपिटल लोब जो होता है इमेज फॉर्म करता है, लेकिन इसमें कुछ इमेजेस हमारे पीनियल ग्लैंड भी फॉर्म करती हैं। तो इसकी वजह से हम पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह इन्फ्लुएंस मतलब एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और मेलाटोनिन मैंने पहले ही बताया था कि ये स्लीप वेक साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, दैट इज ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में, मैंने जैसे पहले बताया कि सारे सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, और इतने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, साइनेप्स फॉर्मेशन होता है। तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी को हमेशा चाहिए होती है टू रेगुलेट ऑल दीज फंक्शंस। तो उसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मतलब अगर हम बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी हमारी बॉडी हमेशा एक्सपेंडिचर होता रहता है। तो वो थायराइड ग्लैंड हमारा जो होता है वो दो हार्मोन्स के थ्रू करता है, वो है T3 और T4, ट्राइआयोडोथायरोडिन और थायरॉक्सिन हार्मोन। और उसके अलावा तो इस तरीके से ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को करता है, और इसके इसी के डिसफंक्शन से इसलिए हमें हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म होता है। और ये हाइपोथायरॉइडिज्म के कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं। तो ये, अगर आपको ये की फंक्शन पता है थायराइड का, कि अगर आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट को ऑल्टर कर रहा है, तो अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो ऑब्वियसली आपको ओबेसिटी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी जो भी शुगर ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ स्लोअर मेटाबॉलिक रेट। देन आपको मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन में जाएंगे, आपको औरतों में इनफर्टिलिटी होगी, जॉइंट पेन होगा, बैलेंस प्रॉब्लम होगी, फेशियल पफिनेस, ये सब हो जाता है। और हाइपरथायरॉइडिज्म में इसका उल्टा होता है, आपको हीट इंटॉलरेंस हो जाता है। उसके बाद आपका वेट लॉस ज्यादा होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके से हुआ। थायराइड को हम अगर उल्टा करके देखते हैं, थायराइड के जस्ट पीछे ही ये 4 छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे एक ग्लैंड्स होते हैं, उनको पैराथायराइड्स कहते हैं। ये जो पैराथायराइड है ये हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जैसे कितना अगर हमारे बॉडी में कम कैल्शियम है तो ये बोन से उस एक्स्ट्रा कैल्शियम, बोन को डीमिनरलाइज करके उसके अंदर से कैल्शियम निकाल के ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। इनका ये काम होता है। और किडनी से भी उनका कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करना है, कितना सेक्रेट करना है, इस पे इफेक्ट डाल के ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पे रहते हैं। उसके बाद ये हमारे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस। तो थाइमस जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हम देखते होंगे कि जैसे इम्यूनिटी की जब भी बात होती है कि तो कोई भी हमारी बॉडी में जो फॉरेन एंटीजन होता है तो उसको मेनली 2 सेल्स फाइट करते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। तो जैसे नेम भी सजेस्ट करता है, बी सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो से डिराइव्ड होता है,
और टी सेल्स का मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। तो बी सेल्स हम बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, तो हम अगर बोन मैरो को जो भी अगर कुछ डिजीज प्रोसेस हो रहा है या कुछ भी अगर उसको इफेक्ट कर रहा है तो आपको बी सेल्स को इफेक्ट करेगा। और थाइमस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी तो वो आपके टी सेल्स को अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ इस इम्यूनिटी, ये दोनों सेल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में फॉरेन कोई भी सेल या एंटीजन आपकी बॉडी में जब आता है तो बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो इन सब के पीछे वो क्या करता है, एक फाइटिंग रिस्पॉन्स बनाता है उन फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, और उनको मारने की कोशिश करता है ताकि वो हमारे बॉडी से निकल जाए। तो वो सब उन दोनों को उसके लिए मेमोरी बनाना, किस तरीके से कैसे उनको फैगोसाइटोज करना, ये सब थाइमस बी सेल्स और टी सेल्स ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये तो थायराइड की तरह ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, वो हमारा पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज के ये इसके दो फंक्शंस होते हैं। एक तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, और एंडोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों फंक्शन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए हैं क्योंकि डायबिटीज इज वन ऑफ, ये सबसे ज्यादा हमारे देश में पाया जाता है। तो अगर इसके फंक्शन को हम इसका फंक्शन जो अगर ठीक से नहीं होता है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि जैसे उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे इंसुलिन वर्क करता है। तो आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ लॉक इन की जैसा आप देख सकते हैं कि ये लॉक है, जो कि हमारा सेल है, उसमें ये लॉक है, ये हमारा की इंसुलिन है, और ये हमारे ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज चैनल्स हैं। तो इंसुलिन जो कि हमारे जैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, फिर इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ पैंक्रियाज से। जैसे ही हमारे जो बेसल ग्लूकोज लेवल से उससे ज्यादा ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज को हमारे सेल में ट्रांसफर करना। तो ये हमारा सेल है। तो इंसुलिन क्या जैसे ही प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाज से, तो ये जाकर के इसमें जब फिट हो जाता है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर में इंसुलिन रिसेप्टर जब फिक्स हो जाता है, फिर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज चैनल्स है ये ओपन हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसा ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये फिट हो गया है, तो उसके बाद जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाने लगा है। तो यही मैकेनिज्म जब डिसरप्ट हो जाता है कि आपको इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये कि इनफ इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये मैकेनिज्म ऑन नहीं होगा, तो आपका ग्लूकोज फिर से आपकी बॉडी सेल्स में नहीं जा पाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपके ये जो रिसेप्टार्स है इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ एंटीबॉडीज ऐसी फॉर्म हो जाती है कि रिसेप्टार्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर से ये मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो फिर ग्लूकोज फिर से आपके बॉडी सेल्स में यूटिलाइज नहीं हो पाता है। और तीसरा ये होता है कि ये जो दोनों सही होते हैं कि इंसुलिन भी है पर रिसेप्टार्स भी है, पर ये जो रिसेप्टार्स हैं ये दे बिकम इनसेंसिटिव टू इंसुलिन, ये ठीक तरीके से इंसुलिन को सेंस ही नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये वाला मैकेनिज्म आपका डिसरप्ट हो जाता है। तो फिर से ये फिर आपको ये टाइप 2 डायबिटीज में यूजुअली यही देखा जाता है। इसीलिए जो हम टाइप 2 डायबिटीज में जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकेशन लेते हैं वो मेटफॉर्मिन, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। तो उससे क्या होता है कि आपका ये मैकेनिज्म जो कि लॉक इन की मैकेनिज्म सही हो जाता है, तो आपका डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज ये कुछ एक छोटी सी स्लाइड है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दोनों डायबिटीज डिफर करते हैं, लेकिन जो उनकी सिम्टम्स है वो सेम है कि जैसे ज्यादा आपको भूख लगने लगेगी, ज्यादा पानी पीने पे पानी आपको होगा, ज्यादा थकान होगी, और ज्यादा आपको यूरिनेशन होने लगेगा, और वेट लॉस भी होगा। और यही सब बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं हमारे और बॉडी ऑर्गन जैसे आईज को, किडनी को, ये हमारे सेंसेशंस इन सबको अफेक्ट करते हैं। और एक चीज मैं आगे जाने से पहले की ऐड करना चाहूंगी कि मेडिकल साइंस में डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देके,
या फिर इंसुलिन देके, लेकिन योग प्रक्रिया, फूड और इन सब के समग्र से हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, ये हमारे किडनीज के ऊपर होता है। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स इसमें एंड मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल से रिलेटेड होता है और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हमारा मिनरल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। और जो मेड्यूला है उसमें से सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। और ये कुछ इस तरीके से, ये भी स्लाइड देख सकते हैं आप कि कॉर्टिसोल कैसे लिवर को अफेक्ट कर रहा है, और एपिनेफ्रिन जो कि मेड्यूला से अफेक्ट होता है वो इसको अफेक्ट कर रहा है। फिर एंड्रोजेंस मैंने बताया जो सेक्स हार्मोन्स है वो हैं, और ये एल्डोस्टेरॉन जो कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के पार्ट से निकलता है। फिर उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम के बाद हम थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली वो कौन कंस्टिट्यूट करता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में हमारे ये हार्ट और ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में जो हमारे आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये हमारा हार्ट है, इसके चार पार्ट्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कुछ इस तरीके से एक और पिक्चर है। तो ये हुआ। इसके बाद आप जानते हैं कि हाउ फूड अफेक्ट्स हमारा, अगर हमारा अच्छा, हमारे बॉडी में अच्छा फैट नहीं होगा, अच्छा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो ये हमारे हार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको जितने भी कार्डियक इश्यूज होते हैं वो सब इसी से रिलेटेड होते हैं। अब उसके बाद एक चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नेक्स्ट डिस्कशन हुआ, तो उससे पहले एक थोड़ा सा यौगिक एनाटॉमी से भी मैं इसको कोरिलेट ये करना चाहूंगी कि जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राण क्या होता है कि एक वाइटल फोर्स होता है। आप व्हाट एक डिफरेंशिएट क्या करता है एक डेड बॉडी को और एक नॉर्मल बॉडी को, प्राण वो नहीं होता है। तो आप वो नहीं है तो आप डेड हैं, और अगर है तो आप सारी प्रक्रियाएं नॉर्मली कर सकते हैं। सिस्टम, तो इस पे मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी प्राण वगैरह, क्योंकि ये यौगिक एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारे नाक से शुरू होता है। तो जैसे हम एक एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म ये देख सकते हैं कि हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसे मैंने बताया कि नोज से शुरू होता है, तो नोज से जब शुरू होता है तो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे जो एयर हमारी आती है, आप जानते हैं उसमें कितना पोल्यूशन रहता है, ये सब होता है, तो जो डर्ट होता है, डस्ट होता है, वो उसको यहीं पे ट्रैप कर लेता है। तो ये एक पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हम अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका मेजर फंक्शन क्या हो, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ताकि हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल सके। तो आपको एक थोड़ा सा एनाटॉमी बता देती हूँ पहले मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये हमारे बॉडी में कंडक्टिंग जोन होता है और एक्सचेंज जोन होता है। तो कंडक्टिंग जोन जो होता है वो एयर को हमारे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और बाकी की जो हमारे ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, और बाकी का जोन जो होता है वहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है। ये आप देख सकते हैं कि एल्वियोलाई है, तो उसमें किस तरीके से O2 जब ऑक्सीजन जब आता है वो हमारे फिर ब्लड में, जो हमारी एल्वियोलाई के अराउंड कैपिलरीज होती है उसके थ्रू वो डीऑक्सीजन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे जो हमारे ब्लड से आता है उस वो कैसे CO2 से एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद वो CO2 हमारी बॉडी जब सांस के थ्रू निकलता है तो कैसे हमारे सारे टॉक्सिन्स वगैरह निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी मैं कि डायफ्राम, जैसे हम कोई भी यौगिक प्रक्रिया करते हैं या फिर ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है।
तो हम जब कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम डायफ्राम को स्ट्रेंथन करते हैं। तो और ये जो है हमारे प्राणायाम को स्ट्रेंथन करता है और हमारे इंटर हमारे बॉडी ऑर्गन्स में इफेक्ट डालता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ में शुरू हो जाता है। इसमें ये पार्ट्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस के थ्रू हमारे मुंह से हमारे पेट में खाना आता है, फिर ग्लाइकोजन, ये लिवर है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इसे कहते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, लेकिन इसे स्मॉल इसलिए कहती है कि इसका ल्यूमेन कम होता है। तो ये इसमें तो इसमें हमारी जो डाइट के मेजर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, वो यहीं से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम स्टमक में आते हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन होते हैं, और फैट्स मेनली इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं। लिवर हमारा दो काम करता है, एक बाइल एसिड सेक्रेट करता है, और दूसरी बात स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी होता है। और जितने भी दवाइयां जो हम लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी लिवर ही करता है। और हमारे इंटेस्टाइन है, उसका एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर विलाई है, ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है टू अब्सॉर्ब फैट्स और न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। दैट्स ऑल। अगर आप लोगों को कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ भी जैसा लगे कंफ्यूजन, तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी दीदी धन्यवाद। तो अभी किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। जी इसको शेयरिंग को स्टॉप कर सकते हैं दीदी, ताकि हैं। सामने बिल्कुल आप रहें। किन्हीं भी पार्टिसिपेंट्स को भी प्रश्न हो शरीर से संबंधित तो दीदी से पूछ सकते हैं। अच्छा दीदी, एक मेरा प्रश्न है जी भैया। कि जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे एज बढ़ने के साथ में भी तो ब्रेन की जो जो मेमोराइज करने की क्षमता है वो कम होने लगती है। जैसे ये है कि किसी चीज़ों को रिकॉल बेसिकली रिकॉल करना कहना चाहिए, हम्म। रिकॉल करने की क्षमता कम होने लगती है, हम्म। या किसी भी एज में हो सकती है, तो वो किस वजह से होती है और फिर उसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए भैया, वो एक रीजन जो ऑब्वियस रीजन है कि जैसे जैसे हमारी एज होती है, तो हमारे ऑब्वियसली हमारे बॉडी सेल्स पहले ही डिजेनरेट होना थोड़ा शुरू हो जाते हैं, वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। तो उस सेल्स में हमारे न्यूरॉन्स भी आते हैं, तो इस वजह से भी हमारी मेमोरी चली जाती है। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए भी अगर हम रोक देते हैं या कुछ गलत तरीके मतलब पोल्यूटेड लेते हैं, ये सब हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। क्योंकि सबसे सेंसिटिव, अगर हम ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए भी स्टॉप कर देते हैं या पोल्यूटेड ऑक्सीजन लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो जिसका न्यूट्रिशन और जिसका प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्ट होता है, वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बहुत सारे टॉक्सिक चीजें ये सब इनहेल करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी न्यूरॉन्स के अफेक्ट करता है, उनके सिनेप्स जो साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं, ये सब फॉर्म होते हैं, उसको अफेक्ट करता है। और तीसरा ये है कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं, वो भी एजिंग के साथ स्लो होने लगते हैं। और हमारे जो डाइट अगर आप नॉर्मल भी लेते हैं, तो वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, किसी एक चीज से रिलेटेड नहीं कह सकते हैं, बहुत सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, और हमें मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन वही वही देखा जाए तो जो लोग जैसे हमारे पुराने ऋषि लोग जो होते थे 300 साल जीते थे, ये सब उनके कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था। रीजन वाज कि वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस, थॉट प्रोसेस और ये सब जो होता है, वो अपना वो उसको ऑप्टिम जो जैसा उनका शुरुआत में रहता है, वैसे ही ऑलमोस्ट आप उनके ओल्ड एज में भी रहता है। तो इस वजह से उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर आजकल हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं,
ये सब ये पहले ही हमारे हार्मोन्स के पूरी तरह से खराब कर देते, हार्मोन्स को, सेंसिंग मैकेनिज्म को, सब कुछ खराब कर देता है। तो हम यंग एज में ही अपनी कब्र खुद खोद चुके होते हैं। तो ये चीज है। और अगर कुछ पैथोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज हुआ, ये सब हुआ, तो उसमें एज रिलेटेड कुछ नहीं होता है, लेकिन यूजुअली अल्जाइमर्स डिजीज ओल्ड एज में ही होता है। तो जैसे इसमें जैसे अर्ली एज में ही कभी ऐसा हो जाए, आगे जाके तो ये माना जा सकता है कि एज बढ़ रही तो उससे सेल की फंक्शनिंग कम हो रही है या फिर वीक हो जी रहे जी हैं। जी हाँ। तो उसमें अर्ली एज में जैसे माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि नेगेटिव थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा, ये सब चीजों का फर्क पड़ता है इन सब पर। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई भैया। हाँ दीदी, जैसे एज बढ़ती है तब तो हम लोग मान सकते हैं कि सेल की फंक्शनिंग कम हो गई है, तो इस वजह से जो है ये रिकॉलिंग या मेमोरी लॉस वगैरह हो रहा है, रिकॉलिंग करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जब अर्ली एज पे ये चीजें होने लगे तो उस चीज में हम क्या उसमें मतलब मेनली कह हाँ, सकते तो हैं कि मैंने बताया ना भैया, ये अगर अर्ली एज में ये होता है तो ये तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में आता है जी ना। और क्योंकि कई साइकेट्रिक जैसे जैसे सीजर्स हुआ, बच्चों में भी सीजर्स देखा जाता है, ये सब इसमें मेमोरी प्रॉब्लम्स अफेक्ट होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। हमारा मेमोरी क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया, तो न्यूरॉन्स जो है जब एक पर्टिकुलर स्टेट में फायर होने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं, यही धीरे धीरे करते करते हमारी पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। यही ओवर अ पीरियड, जैसे हम बोलते हैं रिवाइज करें, रिवाइज करने का क्या है कि आप एक चीज को पढ़ रहे हैं तो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी, क्योंकि आप उसी फैशन में उसी चीज को देख करके अपने सारे सेंसेस को और उसको एक्टिवेट करते हैं। तो वो एक पाथ बन जाता है हमारे दिमाग में कि इस तरीके से कि इस तरीके से न्यूरॉन्स को फायर करना है। तो जो न्यूरॉन्स से फायर ये एक पाथ बन जाता है, और यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा फायर होता रहता है तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो जो जी 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 प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो यंग लोगों में अगर ये होता है तो ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो पैथोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि या तो आपकी कुछ आपकी साइनेप्सिस ठीक से फायर नहीं हो पा रहे, कुछ केमिकल ट्रांसमिशन में या तो आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, या कुछ केमिकल सही से नहीं बन पा रहे हमारे बॉडी में। ये सब जो है इफेक्ट करता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को अफेक्ट करता है, और फिर आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है। तो यंग एज में कम होता है लेकिन होता है। जैसे डायबिटीज, ये पहले ओल्ड एज में देखा जाता था, ज्यादातर ओल्ड एज तो नहीं लेकिन यंगर एडल्ट्स में देखा जाता था। आजकल देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है ओवर, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स बदल गई हैं, जो हमारे बॉडी में जिस प्रोसेस को अभी एक्टिवेट होना चाहिए, जब बहुत ज्यादा खाते हैं ये सब, वो सब हम हाईली प्रोसेस्ड फूड के थ्रू उसको पहले ही डिसरप्ट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो पहले भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो कई फूड भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए, जैसे मैंने बताया, हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं, ये सब होता है, ये भी हमारे उसको बहुत दिनों के बाद अफेक्ट करने लगते हैं। ये तुरंत इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन ये फूड का और मेमोरी का एक रिलेशन है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हाँ, आदरणीय कालीचरण जी का हैंड रेज है। जी जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। जी सर। जी, प्रणाम सभी को। और दीदी आपको भी बहुत सारा प्रणाम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन दीदी मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम ये है, वैसे तो ये सबकी और भी लोगों की हो सकती है, कि मेरी एज करीब 63 साल है। 63 साल में अभी मैं 1 महीने से महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैंने पानी पिया, सपोज मैं सुबह के टाइम करीब 3-4 गिलास पानी पीता हूँ, तो उसके आधा घंटे बाद फिर ये लगता है मैं हर आधा घंटे में मतलब यूरिन जाता रहा हूँ। तो ये मेरे को मतलब वो हो रहा है। और जैसे अभी मैं सुबह के टाइम अभी यूरिन करा के मतलब नहा धो के और ये जब यहाँ आपके पास में बैठा हूँ, तो अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ। तो ये आप बता रहे थे कि योग की क्रियाएं, मैं जबकि योग से भी जुड़ा हुआ हूँ और डेली योग करता हूँ,
और हर मतलब खाने पीने का भी मैं कोई उल्टा सीधा लेता नहीं, जैसे कि आजकल फास्ट फूड वगैरह ये है, अपना घर की जो चपाती जो घर में मतलब जो बनता है वही मैं लेता हूँ। और वो भी मैं समझता हूँ कि वो और खाने में खुराक भी मतलब ज्यादा नहीं है, डाइट भी मेरी ज्यादा नहीं है। और लेकिन ये मेरे को प्रॉब्लम, मैं 1 महीने से करीब ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को बार-बार यूरिन जाना पड़ता है। अच्छा, देखिए भैया, ये तो 3 चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपको अपना बहुत सारे इसको थोड़ा मेडिकल इवैल्यूएशन की भी ज़रूरत है जी, कि या तो आपकी कुछ ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर कुछ मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तीनों में से सबसे पहले आपको मेडिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ टेस्ट के थ्रू कि आपको बेसिकली किस वजह से इतना यूरिनेशन हो रहा है, या फिर कहीं आपको मतलब जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन डायबिटीज में भी होता है। तो आपको ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा किस एग्जैक्टली किस वजह से आपको इतना ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये कुछ कभी फिजियोलॉजिकल भी होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो आपको पहले ये कॉज आइडेंटिफाई करना होगा किस वजह से हो रहा है, फिर आपको उसको यौगिक प्रक्रिया या जो भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप फिर बाबूजी से भी पूछ सकते हैं, या जिससे भी आपको सही लगे, वो योगा टीचर्स आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फ्रॉम माई साइड आपको मेडिकल इवैल्यूएशन की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत है, और यूरिन रूटीन भी करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन सब से पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या, कहीं आपको कुछ ऐसा कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, किडनी इन्फेक्शन या कुछ इस तरीके से। तो मेडिकल इवैल्यूएशन पहले ज्यादा जरूरत है। मेडिकल इवैल्यूएशन का ये है कि मेरे को डायबिटीज नहीं है, ये मैं अभी वो कराया था। अच्छा, किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो किडनी का वो कैटरिन क्या होता है तो वो Creatinine। सब, तो वो हाँ, ये सब कुछ ठीक है। और भी मतलब मैं समझता हूँ कि वो है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार फिर करवा लेता हूँ। हाँ, वो करवा के तब आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी को भी जो हो वो भी बता सकते हैं कि मैं ठीक, पहले इसको इवैल्यूएशन की जरूरत है। चलिए ठीक है, प्रणाम। हाँ, सभी को नमन। यहाँ पे सिंपली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फिजियोलॉजी की होती है, जैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं डायबिटिक हूँ, ना मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ना मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। ये जो आदरणीय कालीचरण भैया को जो परेशानी थी, ये परेशानी मुझे भी एक बार हुई थी। उसमें मैं क्या करता था, सुबह बहुत ज्यादा घटाघट पानी पीता था मैं। मेरे साथ जो मैंने बाद में फाइंड आउट किया, जैसे बॉटल है, पूरा बॉटल एक बार में फिनिश कर दिया, और पानी की मात्रा बहुत बढ़ा दी थी, 2 लीटर 2.5 लीटर सुबह सुबह पी लिया करता था। और पानी पीने का सही तरीका भी मुझे उस समय पता नहीं था। तो फिर मैंने इसमें एक चेंजेस किया कि जब पंचकोश साधना में प्रवेश मिला तो पता चला कि घूंट घूंट का पानी, उषा पान का, और स्वाध्याय करते हुए जब घूंट घूंट पानी पीना शुरू किया गया, तो उसमें मैंने देखा ये प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होती गई। और मैंने एक चेंजेस किया कि शाम 7 बजे के बाद मैं पानी, जाड़े में 7 बजे के बाद मैं पानी नहीं पीता, और गर्मी के दिनों में अपना 8 बजे तक, लेकिन घूंट घूंट। अब धीरे धीरे आदत ऐसी बन गई कि दिन में भी जब पानी पीता हूँ तो वो घूंट घूंट ही ऑटो मोड में घूंट घूंट जाता है। गटगटा के पानी पीने की जो वो है विधा, वो लाइफ से चली गई, और ये अपने आप मेरी ये समस्या जो है खत्म हो गई। और उसके बाद मैंने इसमें एक ये चीज देखा कि मुझे कितनी पानी की जरूरत है। जैसे मैं अभी 1 लीटर ही पानी पीता हूँ सुबह, मैं देखता हूँ कि 1 लीटर पानी, और जाड़े में उस पानी की मात्रा को मैं और कम कर देता हूँ। मतलब जो है 750 मिलीलीटर पानी, एक ग्लास है उसमें 750 मिलीलीटर पानी आता है, मैं उतने पानी का सेवन करता हूँ। देखना चाहिए कि हमारे बॉडी को कितने पानी की जरूरत है। हर आदमी के काम के हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से, उसका जो फैकल्टी है, उस हिसाब से बॉडी को पानी की जरूरत होती है। तो मैंने ये देखा कि हाँ, जब मैं श्रम ज्यादा करता हूँ, कभी गार्डन में काम करता हूँ या लंबी रनिंग वगैरह करता हूँ, तो उस समय मुझे पानी की जरूरत ज्यादा हो जाती है। तो उसको अगर देखा जाए तो पानी की मात्रा मैं बढ़ा देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे अगर संतुलित, मतलब अभी जो है मेरा स्वाध्याय का ज्यादा चल रहा है, या मेरा रेस्ट पीरियड है, या मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैं पानी की मात्रा थोड़ी घटा देता हूँ। तो इसका मुझे मेडिकली नहीं पता है, लेकिन ऐसे करके इस पे मैंने काबू किया है, और अब मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं होती। पहले यही समस्या मेरे साथ भी थी, दिक्कत होती थी। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्रों को मैंने अपनाया। ट्रैवलिंग के दौरान घूंट घूंट थोड़ा कम पानी पीना,
काम कर रहे हैं, वर्जिश वाला बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस समय पानी की इंटेक को बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा देर बैठ के काम है तो पानी के इंटेक को घटाया जा सकता है। और ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये मात्रा। इसमें अपने सुविधा योग का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कैसे सूट करता है। और इसमें जो यूनिफॉर्मिटी वाले मैंने देखी, घूंट घूंट पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। और रात के समय ज्यादा पानी नहीं पीना और भी फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर वो बीच में नींद टूटती है तो उससे भी थोड़ी वो होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस था। इसमें अब आदरणीय डॉक्टर श्वेता सिंह जी अपना प्रकाश डालेंगी। प्रणाम, सभी को नमन। हेलो जी, गोकुल भाई साहब का। हाँ दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं ठीक है भैया, जैसे उन्होंने तो अपने पर्सनल। जी, मेरा भी अनुभव दीदी ऐसा ही है, कुछ बिल्कुल सिमिलर अनुभव है विष्णु भैया जैसा। कि हाँ पहले मैं बहुत तेजी से पानी पीता था, तो मुझे 3-4 बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने घूंट-घूंट करके पिया है, तो मैं अभी 2 लीटर पानी पीता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और वो जो नॉर्मली जाना ही होता है सुबह सबको, तो वैसे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, सब सॉल्व हो गया। तो विष्णु भैया जैसा बिल्कुल मेरा अनुभव है। हाँ, तो ये फिजियोलॉजिकल, जी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज्यादा पानी पी रहे हैं, ये फिजियोलॉजिकल हाँ। कहते हैं। आप खाना ज्यादा खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। जी, कुछ प्रोसेस बॉडी में बस चेंज हो जाता है इस वजह से, तो वो पानी का यूटिलाइजेशन मुझे लगता है घूंट-घूंट करके बढ़ जाता है। तो जी वो अदरवाइज़ बॉडी जल्दी फेंक देती है बाहर। जी, गोकुल भाई साहब। जी जी प्रणाम। प्राणायाम के अंदर में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना, इनके अलग अलग एडवांटेज बताए गए हैं, इनके अलग अलग जो रिएक्शंस हैं ये बताए गए हैं। और फिर दोनों नाकों से भी सांस लेने की बात की जाती है। ये हमने योग विज्ञान के इसमें पढ़ा और उसको महसूस भी किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेडिकली आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि भाई लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेने से बॉडी में क्या रिएक्ट होता है और राइट से लेने से क्या रिएक्शन होता है। ये मेडिकल साइंस इसको कैसे रीड करता है, ये मैं जानता ऐसा मुझे स्पेसिफिकली तो नहीं पता कि लेफ्ट से लेने में क्या इफेक्ट होता है या राइट से लेने में, क्योंकि हमें जहां तक पढ़ाया जाता है कि कैसे एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में, फिर वो लंग्स में क्या कैसे O2 और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होता है, और फिर कैसे उसको निकालती है। बट स्पेसिफिकली किस नाक से लेफ्ट से लेने पे मुझे जहां तक पता है कि शायद ये नाड़ी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो हमारे प्राण किस तरीके से फ्लो करता है, वो ना वो नाड़ियां ज्यादा डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से प्राण फ्लो कर रहा होता है। तो वो मेरे ख्याल से सटल बॉडी से मोर देन फिजिकल बॉडी, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना, राइट नोस्ट्रिल से लेना, ये हमारी सटल बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करता है, जो कि हमारे नाड़ियां होती है। और उस वजह से हो सकता है कि ओवरऑल हमारी सटल बॉडी इफेक्ट होती है, फिर धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी भी इफेक्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेडिकल साइंस में तो नहीं है। कहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बताई जाती है, तो उसमें कहीं भी ऐसा तो कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया कि आप कुंभक करते हैं या फिर डीप ब्रीथ लेते हैं। इन सब का मैकेनिज्म है। डीप ब्रीथ लेते हैं तो आप अपने लंग्स को ज्यादा एक्सपैंड करने का मौका देते हैं और आपका ज्यादा ऑक्सीजन आप लेते हैं। अगर आप डीप एक्सहेल करते हैं तो आप ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पर ऐसा कि लेफ्ट से लेने पे लेफ्ट से अगर नहीं मतलब सही तरीके से नहीं किया, हूँ। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। जी जी, क्योंकि मेरे को भी ऐसा कि थोड़ा सा मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। पर जी मैंने जी वो कहीं इसको कहीं ये पाया नहीं कि मेडिकली जैसे कोई बात हो गई है। प्राणायाम के हिसाब से, योग के हिसाब से तो पाते हैं, पढ़ते हैं और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसको मेडिकल साइंस उसको कैसे रीड करता है, ये मैं, क्योंकि मेडिकल साइंस हिसाब से तो सांस अंदर जाने बाद में वो फेफड़े अपने हिसाब से काम करते हैं और हाँ वो जी उसका जो जी प्रोसेस है वो अपना काम हो। जी इसलिए जी। मैं सोचा कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज हो तो जानने की। थैंक यू जी। नहीं, आप चाहते हैं तो मैं अपने सीनियर से भी प्रश्न आपका रखूंगी, और जैसा हाँ, वो क्योंकि बताते हैं हम मैं आपको कन्वे कर दूंगी। क्योंकि अब बहुत सी बात होता है ना, जैसे हम लोग कोई चीज को मेडिकली जब आदमी के पास रखते हैं तो उसका इंप्रेशन अलग होता है। जी जी जब प्राणायाम के ऊपर में बात करते हैं तो जब जी किसी जी बात जी मेडिकली रखा जाता है तो इसका इम्पैक्ट अलग होता है।
तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि इसका कुछ मेडिकल रेफरेंस कहीं है क्या? ठीक है दीदी, थैंक यू। हाँ, आशा दीदी जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम दी, सभी साथियों को प्रणाम। दीदी, मेरे हस्बैंड का उम्र 65 है और उनके पैर में, कमर के नीचे पूरा पैर में झुनझुनी होता है। चलते हैं तो सुबह में नहीं होता है, लेकिन सुबह के बाद दोपहर में कुछ दूर चलते हैं तो पैर में झुनझुनी हो जाती है। कैसे होता है यार, कैसे ठीक होगा? इसके लिए मेडिकल साइंस के थ्रू पहले मैं बता देती हूँ। 2 रीजन हो सकता है। या तो उनकी शियाटिक कुछ नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो सेंसेशंस हैं वो उनको फील हो रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि पेन भी रहता है। हाँ हाँ, रहता है। हाँ, तो इट कैन तो मोस्टली नर्व्स कुछ कंप्रेस हो रही हैं, और उसके साथ साथ उनका सेंसेशन वगैरह अगर वो सब भी चेक करना पड़ेगा। और डायबिटीज में भी एक ये मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन जैसा आप बता रही कि मूवमेंट के साथ अगर उनको ऐसा हो रहा है, तो ये नर्व कंप्रेशन का ही श्योर शॉर्ट साइन है। और उसके लिए आपको थोड़ा वो आपको स्पाइन का MRI या फिर CT स्कैन करवाना पड़ेगा। उसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कहीं कोई नर्व कंप्रेस हो रही है या नहीं। और नर्व कंडक्शन स्टडी भी करवा सकते हैं, वो नर्व्स के फंक्शन कितना कुछ खराब हुआ है या कितना कंडक्ट कर रहा है, उससे पता चल जाएगा। एक्सरसाइजेस, जितनी भी एक्सरसाइजेस जो आपके बैक को और थाई मसल्स को स्ट्रेंथ करे। आपको अगर आपकी मसल स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स वो हो जाएंगी। तो उसके लिए जो भी एक्सरसाइजेस जो आपकी थाई मसल्स को स्ट्रांग कर सके या आपके बैक मसल्स को स्ट्रांग कर सके, ये जो है आपको इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। और उसके अलावा जैसे घरेलू उपचार भी आप कर सकती हैं, आपने किए ही होंगे ऑलरेडी, जैसे मालिश करना इस तरीके से। जी हाँ। और नहीं तो फिर उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, मेडिसिनल और डाइटरी सप्लीमेंट्स, उससे भी इम्प्रूव हो जाता है फंक्शन। और ठीक होता है, लेकिन फिर बाद में दोबारा भी हो जाता है। हाँ, वो ऐसा होता है क्योंकि मूवमेंट पे क्या होता है कि जैसे मूवमेंट के साथ या किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो नर्व्स कंप्रेस होती है, हमेशा नहीं कंप्रेस हो रही हैं। जिनका ज्यादा डिफॉर्मिटी आ जाता है, ज्यादा कंप्रेस होने लगती है, तो उनको हमेशा रहता है, या फिर उनको रेस्ट पे भी रहता है। पर कुछ लोगों का ऐसा नहीं है, रेस्ट पे आराम हो जाता है या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रहता है, और फिर उसके बाद दी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये कह कि जिनमें ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है उनको हमेशा ही रहता है। दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नेटवर्क का इश्यू है शायद।